नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक स्कॉलर शो। मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार के आज की हलचल की। आज के कारोबार में बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बाजार की नजर है ब्रिटेन में जनमत संग्रह जो चल रहा है उस पर। उसे फैसले से पहले भारतीय बाजारों की शुरुआत काफी सुस्त हुई और कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी 8,200 के नीचे भी फिसल गया था। लेकिन यूरोपीय बाजारों की मजबूत शुरुआत के चलते भारतीय बाजारों में रिकवरी देखने को मिली और कारोबारी सत्र के अंतिम घंटे में बाजार में जोरदार तेजी दिखी और दिन के अंत तक सेंसेक्स 27,000 और निफ्टी 8,250 के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 237 अंक, निफ्टी 67 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। कुछ सेक्टर्स की बात की जाए तो बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा आज खरीदारी रही, वहीं रियल्टी और पावर शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। कुछ बाजार के जानकारों का आउटलुक क्या है बाजार पर, ये आपको सबसे पहले दिखाएं। Well, I think if Britain बाहर होता है तो certainly I think there would be cascading effect coming up. To begin with, I think you might see the impact coming in the shorter term in the currency market, because the currency market and the currency market would take the lead in this kind of a situation. तो पाउंड का घटना, डॉलर का स्ट्रेंथन होना एंड विज़ावी डॉलर अदर करेंसी का फॉल होना, तो दैट कैन क्रिएट अ वेरी टर्बुलेंट काइंड ऑफ a situation. So that is one bad possibility, as I would call it. I think if at all it happens, it's going to be a really bad possibility. और क्या असर हो सकता है, इस वक्त हम आपको बताएं ब्रिटेन में जनमत संग्रह चल रहा है कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहेगा कि नहीं रहेगा। इसको लेकर भारतीय समय के मुताबिक पूरी रात भर वोटिंग चलेगी और सुबह लगभग 5:30 बजे स्थिति थोड़ी बहुत साफ होनी शुरू हो जाएगी, जिस पर जी बिजनेस लगातार आपको कवरेज दिखा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट विवेक नेगी हैं। विवेक, एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है ब्रिटेन में कि ब्रिटेन रहेगा यूरोपियन यूनियन में कि नहीं रहेगा, क्या ब्रेक्जिट होगा? अगर ब्रेक्जिट होता है, क्योंकि तमाम बाजार के जानकार इसे एक नेगेटिव इंपैक्ट के तौर पर देख रहे हैं, अगर आपसे जाने तो क्या इंपैक्ट होगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से? अगर जाने तो बाजार कैसे रिएक्ट करने वाला है इस पे? देखिए, अगर जो यूके की बात करें वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाता है तो डेफिनेटली कंपनी स्पेसिफिक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बट ओवरऑल मार्केट को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट पर इसका जो इम्पैक्ट आएगा दैट विल बी शॉर्ट लिव्ड, मे बी फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अभी वोटिंग चल रही है और वोटिंग का जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि अभी 50-50 का मामला है, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को बाहर रखा भी जा सकता है और हो सकता है कि वो अपने इस फैसले को कुछ समय के लिए टाल दे। ब्रिटेन हालांकि ये चाहता है कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए, उससे उनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी, पाउंड की स्थिति वर्ल्ड मार्केट में बेहतर होगी। तो ब्रिटेन की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि वो एग्जिट हो जाएं इससे। हालांकि इंडियन मार्केट स्पेशली फार्मा स्पेस अगर जो आप देखते हैं और ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कुछ डेफिनेटली सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात की जाए, क्योंकि एक्सपोजर कई सेक्टर्स का और खासतौर पर काफ़ी कंपनीज का है ब्रिटेन में, और अगर ब्रेक्जिट होता है तो इन तमाम सेक्टर्स पर इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम में। क्या आप फ्यूचर देखते हैं ऐसे कंपनी का? क्योंकि आपने बोला कि शॉर्ट टर्म ही होगा, लेकिन इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होगा ही। देखिए, बिल्कुल इतना बड़ा जब भी कोई डिसीजन होता है तो उससे एक बार तो इकोनॉमी में एज वेल एज यूरोप में सबसे बड़ी जो इसके बाद दिक्कत हो जाएगी, यूरोपियन यूनियन टूटने का खतरा बनेगा, जिससे यूरो में काफ़ी कमजोरी आ सकती है। एंड यूरो इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर डॉलर। तो उससे आई थिंक एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल यूरोप के ऊपर आएगा और उसका इम्पैक्ट उससे जुड़ी जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर भी आ सकता है, स्पेशली फार्मा, आईटी और कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, उनके ऊपर एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट मे बी फॉर मीडियम टर्म देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, ब्रिटेन के यूरो जोन से एग्जिट पर हो रही वोटिंग पर सेबी और एक्सचेंजेस ने शेयर बाजार में निगरानी बढ़ा दी है। एक्सचेंजेस ने ब्रोकर्स को बाजार के बड़े उतार चढ़ाव में डिफॉल्ट के खतरे को कम करने की सलाह दी है। इसके अलावा एक्सचेंजेस ने ब्रोकर्स को क्लाइंट से उचित मार्जिन लेने को भी कहा है। एक्सचेंजेस ने ब्रोकर्स से कहा कि बिना डिलीवरी के बाजार में ज्यादा सौदे शॉर्ट करने की इजाजत न दी जाए। सेबी ने एक्सचेंजेस से अपने स्तर पर भी सर्विलांस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कहा है। इस वक्त अगर जिस तरह उथल पुथल का माहौल है बाजार में, विवेक, एक निवेशक के मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आखिरकार अगर ये इतना बड़ा फैसला होता है ब्रिटेन में तो एक निवेशक पर उसका असर क्या होगा? क्या उसको अभी घबराने की जरूरत है कि थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, पेशेंस?
देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट कुछ दिनों से हमारे इन्वेस्टर्स ने भी किया है हमसे, और हमने एक बड़ा क्लियर कट इसका आंसर दिया है कि आप इस इवेंट पर नज़र रखिए। इस इवेंट के बाद वोलेटिलिटी डेफिनेटली मार्केट्स में ज़्यादा रहेगी, तो उसमें आप अपने जो मार्जिन पोजीशंस हैं उन पर नज़र रखिए और उसको काफ़ी टाइट बनाकर चलिए। दूसरी जो बात है कि अगर जो ब्रिटेन अलग हो जाता है तो उसके बाद जिन कंपनीज़ का एक्सपोजर ब्रिटेन के अंदर ज़्यादा है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होगा, उन स्टॉक्स को देखना होगा कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है, और हो सकता है कि आप उनको निकालकर किसी दूसरे स्टॉक की तरफ भी देखना शुरू कर दें। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट देखने को मिलेगा। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी, हो सकता है निफ्टी में आपको 200 से 250 पॉइंट का मूव इधर साइड पर देखने को मिले, बट अगर जो कोई सर्किट की बात करता है या फिर कोई इससे ज़्यादा मूवमेंट की बात करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस इवेंट का इससे ज़्यादा असर मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। जी, तो ब्रेक्जिट पर जी बिजनेस की खबर लगातार बनी रहेगी और हम आपको अपडेट भी लगातार देते रहेंगे, और सुबह 5:30 बजे के बाद जी बिजनेस पर आप ब्रेक्जिट पर हमारी मेगा कवरेज देख सकते हैं। आज के एक और खबर का रुख करें तो 1040 करोड़ रुपए के महानगर गैस आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। इशू 64 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आज इशू का आखिरी दिन था, हालांकि इशू कल ही पूरा सब्सक्राइब हो गया था। आईपीओ का जो प्राइस बैन है 380 से 421 रुपए के बीच रखा गया है। ये भी बताएं कि महानगर गैस देश का दूसरा सबसे बड़ा सीएनजी रिटेलर है। ऐसे टाइम पर विवेक, जहां पर बाजार में इतनी उथल पुथल है, इस टाइम पर महानगर का आईपीओ आया है। हालांकि अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखते हैं कि ये रिस्पांस बरकरार रहेगा? देखिए, कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, और जिस तरह का बिजनेस मॉडल है इनका सीएनजी गैस के कारोबार में है ये कंपनी, और काफ़ी निश सेगमेंट है, बहुत ही कम कंपनीज हैं इस कारोबार के अंदर। आईजीएल को आप देख लीजिए, आईजीएल का परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर बेहतरीन रहा है, और फंडामेंटल फ्रंट पर भी देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। महानगर गैस का मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह का ही रुझान रहना चाहिए, और हमें लगता है कि यहाँ से लिस्टिंग जो होगी वो भी काफ़ी बेहतरीन लिस्टिंग हो सकती है। 20-25% तक का प्रीमियम आपको ऑन लिस्टिंग डे मिल सकता है स्टॉक पर। ऑलराइट, चलिए अब दर्शकों के सवाल जवाब भी लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अहमदाबाद से सचिन जी हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? मैडम, मैंने सन फार्मा का लिया हुआ है जी, और मेरा 757 रुपीज का प्राइस है। 200 शेयर है मेरे। प्राइस आपका 750 बता रहे हैं? ये 757 757 का आपका प्राइस है, और आपके प्राइस से थोड़ा नीचे ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो क्लोज हुआ है। 752 पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्राफिक्स में हम बदलाव कराना चाहेंगे, क्योंकि आपके 757 के खरीद भाव के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर नुकसान हो रहा है। कब तक इसको आप रखना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को? रिव्यू मेरा कब तक रखना चाह रहे हैं स्टॉक को? ये मैक्सिमम एक आध वीक बहुत शॉर्ट टर्म नजरिया है सन फार्मा पे। और अभी हम क्योंकि कुछ सेक्टर्स की बात कर रहे थे, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है सन फार्मा, आपको लगता है उनमें से एक स्टॉक हो सकता है? और बहुत शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी इन्होंने रखी है इस पे। स्वाति, आपके चैनल के थ्रू लगातार हमने फार्मा स्टॉक्स को लेकर एक नेगेटिव रुझान दिया है, और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से इवेंट्स निकल कर आ रहे हैं, यूएस से खबरें आ रही हैं और यूरोप से जो खबरें आ रही है, वो फार्मा इंडस्ट्री के लिए काफ़ी नेगेटिव हैं। और मुझे लगता है कि कंटिन्यूड प्रेशर रहेगा फार्मा कंपनीज़ के ऊपर। वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए थे, और बिजनेस मॉडल भी अगर जो आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी स्टेज पर पहुँच गया है, और वहाँ से एक डिक्लाइन डेफिनेटली इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो मेरी राय यही होगी कि सन फार्मा से निकल जाइए, आपके कॉस्ट प्राइस से बहुत ज़्यादा नीचे अभी नहीं है। यहाँ से काफ़ी डीप करेक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, अगले दर्शक इस वक्त हमारे साथ है हमीरपुर से बलदेव जी। बहुत स्वागत है आपका बलदेव जी हॉट स्टॉक्स में। फिलहाल लाइन कट हो गई। टाटा मोटर्स पर इनका सवाल है। 200 शेयर इन्होंने लिए हैं, जिस पर इनका खरीद भाव है 340 रुपए का, जिसमें इन्हें मुनाफा हो रहा है क्योंकि क्लोजिंग हुई है इसकी 488 रुपए पे। अब ब्रेक्जिट के नतीजों के बाद टाटा मोटर्स एक शेयर है जिस पर इम्पैक्ट देखा जा सकता है। हालांकि आज अच्छा खासा उछाल जरूर देखा गया है, लगभग 3.5% का उछाल इस पर्टिकुलर स्टॉक में आया है, और साथ ही एक 52 वीक हाई भी टच किया है 489 रुपए पे आज ही इसी ने। अब इस उथल पुथल के उलट टाटा मोटर्स ने परफॉर्म किया है। आने वाले टाइम में क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है?
देखिए, अगर जो ब्रेग्जिट के इवेंट को मैं अलग रख देता हूं तो टाटा मोटर्स एक बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने लगातार, और जो इन्होंने टेक ओवर्स किए थे फ्यू इयर्स बैक जैगुआर एंड लैंड रोवर के, वहाँ से भी इनको एक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मिलना शुरू हो गया और उसका भी एक मार्केट सेगमेंट डेवलप होता जा रहा है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन कंपनी, अच्छी कंपनी है, बट ब्रेग्जिट आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिले, तो उसके बाद आई थिंक एक बार इनको दोबारा रिव्यू करना चाहिए, बट फॉर द टाइमिंग फंडामेंटली गुड कंपनी, होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। जी, अगला सवाल हम लेते हैं गाजियाबाद से। पंकज कुमार जी ने हमसे जानना चाहा है कोकियो कैमलिन के बारे में। इनके पास स्टॉक के 100 शेयर हैं, इनका खरीद भाव इस पर है 95 रुपए का, जिसमें अभी इन्हें नुकसान हो रहा है। 71 रुपए 75 पैसे लगभग इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। कोकोयो कैमलिन के बारे में अगर आप कुछ बताएं विवेक, कंपनी कैसी है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है और इस लॉस में के साथ इन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्या? देखिए, एक 700 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है और अगर जो वैल्यूएशन वाइज देखें तो बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है। बिजनेस मॉडल में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इसके समझ नहीं आ रहा है, बट अगर जो वैसे परफॉर्मेंस वाइज देखता हूँ तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। इसके साथ की एक दूसरी कंपनी है कैमलिन फाइन के नाम से, जो कि B2B केमिकल बिजनेस के अंदर काम करती है। तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतरीन कंपनी है हम बजाय कि कोकोयो कैमलिन के। तो इससे निकलकर कैमलिन फाइन में निवेश कीजिए, वहाँ पर आपको रिटर्न बेहतर मिलेंगे और उसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी बेहतरीन है इस कंपनी का। जी, अगला सवाल है हमारे पास अजमेर से रुपेश जी का। रुपेश जी का सवाल है हमारा राज बैटरी पर। 300 शेयर इनके पास है इस स्टॉक के और इस पर इनका खरीद भाव है 964 रुपए का। अब क्लोजिंग के हिसाब से तो फिलहाल इन्हें लॉस ही है। 866 रुपए 5 पैसे पे इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। ऑटो एंसिलरी से डील करती है पर्टिकुलर कंपनी। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जाने विवेक, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और इन्हें अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हें तो नुकसान है 100 रुपए का लगभग। देखिए, अमर राजा बैटरीज, अगर जो आप ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर देखते हैं, कार्स के अंदर जो बैटरीज लगती हैं उसमें काफ़ी बड़ा प्लेयर है अमर राजा बैटरीज, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी कंसिस्टेंट रही है इस कंपनी की। ऑटोमोबाइल सेक्टर आने वाले समय में अच्छा करता है तो डेफिनेटली इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। फॉर द शॉर्ट टर्म करेक्शंस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, इनका जो बाइंग प्राइस है मुझे लगता है वो थोड़ा सा इन्होंने ऊपर ले लिया है। अदरवाइज कंपनी में फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है। थोड़ा सा लॉन्गर टर्म होराइजन रखिए, आपको यहाँ से मुनाफा देखने को मिल जाएगा। जी, अगला सवाल हमारे पास अहमदाबाद से हर्षित शाह जी का। हर्षित जी जानना चाह रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस के बारे में। इन्होंने लिए हैं 350 शेयर आरकॉम के और इस पर इनका खरीद भाव है 48 रुपए 8 पैसे का। फिलहाल थोड़ा बहुत मुनाफा कह सकते हैं, लगभग 1 रुपए का मुनाफा इन्हें रिलायंस कॉम पर हुआ है। अब इनकी स्ट्रैटेजी इन्होंने क्या सेट की है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आरकॉम पर आप क्या स्ट्रैटेजी सेट इनके लिए एडवाइस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कुछ न्यूज़ फ्लो सेक्टर में तो देखने को मिलता ही है, उस लिहाज से क्या करेंगे? देखिए, रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट निकाली थी टेलीकम्युनिकेशन को लेकर, और जिसमें आरकॉम और आईडीआई 2 कंपनीज ऐसी हैं जो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसेस पर ट्रेड कर रही हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी रिलायंस कम्युनिकेशन का एयरसेल के साथ कुछ टाइप हो सकता है, और अगर वो टाइप हो जाता है तो इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंपनीज विच कैन बेनिफिट रिलायंस कम्युनिकेशन इन मीडियम टू लॉन्ग रन। करंटली अगर जो देखा जाए तो 44 से लेकर 48 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इस काउंटर का। वहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिलती है और अराउंड 65-70 रुपीज़ तक के लेवल ये दिखाता है। तो इनका बाइंग प्राइस काफ़ी अच्छा है, उस लिहाज से मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए इनको। हो सकता है 6 महीने के अंदर आपको 70 रुपीज़ का प्राइस यहाँ से देखने को मिल जाए। जी, अगला सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से सपना जी का। इनका सवाल है IL&FS ट्रांसपोर्ट पर। अब इन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक के 200 शेयर लिए हैं, जिस पर इनका खरीद भाव है 203 रुपए का। इस पर्टिकुलर स्टेक शेयर के अगर कुछ डिटेल्स हम निकालें तो उसके मुताबिक फिलहाल इन्हें बहुत भारी नुकसान हो रहा है। 72 रुपए 75 पैसे पर ये पर्टिकुलर स्टॉक आ गया है। इतने समय तक पहले तो इन्होंने शेयर क्यों रखा ये हमें पता नहीं। अब आगे इन्हें क्या स्ट्रैटेजी इस पे रखनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस में है।
देखिए, ये कंपनी जिस तरह के कारोबार में है, इंडिया में अगर जो आप रोड ट्रांसपोर्टेशन की हालत देखते हैं और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जितने ज़्यादा प्रोसेसेस इनको क्लियर करने पड़ते हैं, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के थ्रू इन लोगों को गुजरना पड़ता है, मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल है इस तरह के बिजनेस मॉडल में पैसे कमाना और मार्जिन बचाना। तो डेफिनेटली बिजनेस मॉडल इसका अट्रैक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, और हो सकता है यही बिजनेस मॉडल आप यूरोप या यूएस चल जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल हो जाता है। टोल टैक्स की इनकम काफ़ी बेहतरीन है और वहाँ पर जो मेंटेनेंस है रोड्स का वो भी काफ़ी अच्छे से किया जाता है। बट इन इंडिया इट्स ए डिफरेंट सिचुएशन, तो उसके लिहाज से मुझे लगता है कि इस स्टॉक से इनको एग्जिट कर जाना चाहिए। आने वाले समय में भी मुझे इसका कोई अच्छा फ्यूचर देखने को नहीं मिलेगा। जी, अगला सवाल लेते हैं मेरठ से शिखा जी का। इनका सवाल है शक्ति शुगर्स पर। 150 शेयर इनके पास है शक्ति शुगर्स के, और इस पर इनका खरीद भाव है 48 रुपये 50 पैसे। फिलहाल इन्हें थोड़ा नुकसान है, 42 रुपये 50 पैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। छोटी कंपनी है, हालांकि अभी हाल ही में इस अपना 52 वीक हाई भी देखा है 56 रुपये पे लगभग। अब हाल ही में शुगर सेक्टर को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स हुई है, एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी सरकार ने कदम उठाए हैं। लगता है आने वाले टाइम में इम्पैक्ट पड़ेगा और भी ज्यादा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और इन्हें शक्ति शुगर्स में क्या करना चाहिए? देखिए स्वाति, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि शुगर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो डेफिनेटली अवॉइड किया जाना चाहिए। ट्रेडिंग की अगर जो बात करते हैं, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, लेकिन वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं और काफ़ी कम समय के लिए होती हैं। शक्ति शुगर के अगर मैं फंडामेंटल देखता हूँ, अराउंड 400 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। बुक वैल्यू इसकी आप देखिए तो -4 रुपये है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही खस्ता हालत में है। कंपनी ने कई सालों से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, डिलीवरी वॉल्यूम्स काफ़ी लो हैं, और इंडस्ट्री पी 26 है, और कंपनी लॉस मेकिंग है, तो इसके पी का तो सवाल ही नहीं उठता। सो ओवरऑल काफ़ी पैथेटिक सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के काउंटर को इवन एट दिस लेवल इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर करेक्शन होता है तो सिंगल डिजिट तक भी जा सकते हैं। जी चलिए, अब मेरी सहयोगी साक्षी का रुख करते हैं, जो कि हमें बताने जा रही है दर्शकों के लिए ऐसे 5 स्टॉक्स जहां पर मुनाफा कमाई की जा सकती है। जी साक्षी, कौन से स्टॉक्स हैं ऐसे? जी, आज का मेरा पहला शेयर है येस बैंक का। शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला और शेयर अब तक के अपने उच्चतम स्तरों पर कारोबार करते हुए नजर आया। बैंकिंग शेयरों में आखिरी के कुछ घंटों में जोरदार उछाल भी देखने को मिला। येस बैंक पे आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। आशीष अंदानी का मानना है खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट आपको बताया 1150 का, स्टॉप लॉस आप नीचे में लगाइए 1085 का। रिलायंस कम्युनिकेशंस होगा मेरा अगला शेयर। यहाँ पर इकरा ने कंपनी की जो रेटिंग है और आउटलुक है दोनों को ही बढ़ाया है। नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल रेटिंग दी है, और साथ ही आपको बता दें कि 4G सेवाएं शुरू करने के लिए भी रिलायंस कम्युनिकेशन को मंजूरी मिल चुकी है। पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। शेयर पर पॉजिटिव राय आशीष अंदानी की। खरीदारी की सलाह के लिए टारगेट आपको बताया 57 का, नीचे में आप स्टॉप लॉस लगाइए 46 का। अगला शेयर मेरी तरफ से है KC इंटरनेशनल का। ऑर्डर इनफ्लो की खबरें हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी को 1036 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। सऊदी अरेबिया से ये ऑर्डर मिला है। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार को लेकर यह ऑर्डर मिला है। पॉजिटिव रह सकता है इसका भी ट्रेंड, और खरीदारी के लिए आशीष अंदानी ने आपको टारगेट्स बताए 155 के, नीचे में आप स्टॉप लॉस लगाइए 129 का। टाटा मोटर्स होगा मेरा अगला शेयर। देखा जाए तो आज के सबसे बढ़ने वाले शेयर्स में से टाटा मोटर्स भी एक शेयर था। ऑल टाइम नया हाई भी शेयर ने बनाया। हालांकि काफ़ी आशंका ये थी कि कहीं ना कहीं अगर ब्रेग्जिट वोट होता है, कि अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होता है, तो टाटा मोटर्स के ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से इंडिकेशंस बाजार से मिले, भले ही वो यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन मार्केट से हो या फिर डाउ फ्यूचर से हो, सभी से एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिला, जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में भी एक तेज उछाल देखने को मिला। कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ब्रिटेन एग्जिट नहीं हो, और उसी की एक रिलीफ रैली हमने टाटा मोटर्स पे भी देखी। आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। आज AK प्रभाकर का मानना है आप खरीदारी के लिए टारगेट रखिए 530 का, स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 467 का। आज का आखिरी शेयर मेरा भारतीय इंफ्राटेल का होगा। काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई भारतीय इंफ्राटेल में, जिसकी वजह से शेयर पर काफ़ी दबाव भी देखने को मिला। देखा जाए तो करीब 8 लाख शेयरों का सौदा हुआ। 323.50 लेकर 326.10 प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पर ब्लॉक डील्स हुई। आगे भी दबाव जारी रह सकता है। AK प्रभाकर का मानना है बिकवाली करके चलें। टारगेट आपको रखना है 280 का, स्टॉप लॉस ऊपर में आप लगाइए 345 का। जी साक्षी, बहुत शुक्रिया तमाम स्टॉक्स के बारे में दर्शकों को बताने के लिए। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ मुंबई से प्रशांत जी हैं। प्रशांत, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास जेट एयरवेज से 567 में लिया हुआ है मैंने जी। 50 शेयर्स लिए हुए हैं, और SBI बैंक है मेरे पास 100 शेयर्स 223 में लिए हुए हैं। जी, जेट एयरवेज, SBI, आपने संघी इंडस्ट्रीज भी लिया है?
हाँ, संगी इंडस्ट्रीज भी मैंने लिया हुआ है। संगी इंडस्ट्री 3 शेयर आपने लिए हैं। चलिए सबसे पहले संगी इंडस्ट्रीज पे अगर बात करें तो इनके पास 200 शेयर है 75 के भाव पे। फिलहाल इन्हें थोड़ा नुकसान इस पर्टिकुलर स्टॉक में जरूर हो रहा है। सीमेंट प्रोडक्ट्स एंड बिल्डिंग मटेरियल से डील करती है पर्टिकुलर कंपनी। क्या स्ट्रैटेजी रखी इस पर्टिकुलर कंपनी में, स्टॉक में, और प्रोस्पेक्ट्स क्या नजर आते हैं? देखिए बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है और अगर जो आप इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए। बट स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहता है और काफ़ी बड़े स्विंग्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द लो वॉल्यूम्स एज वेल एज जो कंपनी में न्यूज़ फ्लो बना रहता है। तो उस वॉलेटिलिटी को अगर आप झेल सकते हैं तो स्टॉक अभी भी 52 वीक हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोबारा से अगर 52 वीक हाई काटता है तो मुझे लगता है कि फर्दर अपसाइड स्टॉक के अंदर बनती है। बट यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 66 रुपीज़ के अराउंड आप एक स्टॉप लॉस इसमें बना के रखिए। अगर जो वो लेवल ये ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर की तरफ मुझे लगता है 52 वीक हाई काटने के बाद 88 रुपीज़ के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, अगला शेयर इन्होंने इनफैक्ट जेट एयरवेज के बारे में भी सवाल पूछा हमसे। 50 शेयर इनके पास है, 567 रुपए इनका खरीद भाव है इस पर। फिलहाल इनके खरीद भाव से तो नीचे ही ये स्टॉक बंद हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा है इसमें। जेट एयरवेज में हम देखा है कि आजकल एयरवेज बहुत ज़्यादा स्कीम्स, ल्यूक्रेटिव स्कीम्स अपने यात्रियों के लिए लेकर आ रही है। आने वाले टाइम में क्या स्ट्रैटेजी रखें इस सेक्टर में? हमारी तरफ से देखिए एविएशन स्टॉक इज़ अनदर सेक्टर विच इज़ अवॉइड इन द कैटेगरी ऑफ अवॉइड फॉर इन्वेस्टमेंट्स। देखिए अगर जो इनका बिजनेस मॉडल देखते हैं और जिस तरह का इनका ऑपरेशंस है, लगातार कहीं ना कहीं कंसर्न्स बने रहते हैं और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो बना रहता है और उसके चलते इन स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर देखने को मिलता है। करंटली फंडामेंटल्स की बात करें, बुक वैल्यू भी अगर आप देखते हैं तो -284 पर ट्रेड कर रही है विच इज़ शोइंग दैट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज़ इन पैथेटिक सिचुएशन। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जेट एयरवेज में फर्दर कोई अपसाइड का स्कोप नहीं बनता है। करेक्शन आते हैं तो मे बी इट कैन स्लिप अप टू 400 ऑल्सो। सो इसमें से एग्जिट कर जाना ही एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी। जी, अगला सवाल चंडीगढ़ से अंकुर जी का लेते हैं। कोल इंडिया पर इनका सवाल है। 140 शेयर है इनके पास कोल इंडिया के, 307 इनका खरीद भाव है इस पर, जिस पर फिलहाल इन्हें लगभग 10 रुपए का मुनाफा ही है। 317 रुपए और 55 पैसे पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। 10 रुपए के मुनाफे के साथ ये कोल इंडिया में क्या करें? माइनिंग एंड मिनरल्स में आपको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत स्कोप है? देखिए कोल इंडिया, आई वुड कीप दिस कंपनी डिफरेंट फ्रॉम माइनिंग एंड मेटल स्पेस। रीज़न मीन काफ़ी यूनिक कंपनी है और एशिया की सबसे बड़ी कोल प्रोडक्शन कंपनी है और इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी स्टेटमेंट्स लगातार आते रहते हैं। पावर सेक्टर को मेजर सप्लायर है कोल का और अगर फंडामेंटल्स आप देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल्स है कंपनी के। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मार्केट के अंदर, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है दिस स्टॉक इज़ वन विच शुड बी पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, होल्ड कीजिए। 3 to 5 ईयर्स में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। जी विवेक, आज जिन स्टॉक्स पर हमने बात की है उन पर आपकी तरफ से डिस्क्लोजर? देखिए कोल इंडिया हमारे क्लाइंट्स के और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। बाकी जिन स्टॉक्स पर बात की उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक नेगी हमारे साथ हॉट स्टॉक्स के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।